डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी में उच्चतम न्यायालय की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से प्रश्न आते ही रहते हैं और इंडियन पॉलिटी में भी उच्चतम न्यायालय से प्रश्न आते ही रहते हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार देखें, डॉक्टर गार्नर के अनुसार न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। डॉक्टर गार्नर के अनुसार कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, यह बात समझ में आ सकती है। यह बात समझ में आ सकती है कि कोई समाज बिना विधानमंडल के रहे, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ना हो। यानी डॉक्टर गार्नर ने न्यायपालिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात समझ में आ सकती है कि कोई समाज बिना विधानमंडल के रहे, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ना हो। तो उच्चतम न्यायालय पर चर्चा करने से पहले हमें इस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो हम ये जान लेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायिक कार्यों को करने में या न्यायिक कार्यों के संबंध में न्यायपालिका को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए। यानी न्यायपालिका को अपने कार्यों को करने में, यानी कानूनों की व्याख्या करने में, न्याय का कार्य करने में अपने विवेक से कार्य करने देना चाहिए, ना कि उन्हें किसी बाहरी नियंत्रण में रखा जाए। यानी उन्हें ये स्वतंत्र ना होनी चाहिए कि वे अपना कार्य बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के आसानी से कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। अब बात यह आती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता हमें इसलिए है कि संविधान की रक्षा करने के लिए, कानूनों की व्याख्या करने के लिए, संघीय ढांचे की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इन सब के लिए हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। और भारतीय संविधान में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, उनके बारे में भी हमें अवश्य जान लेना चाहिए। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। यानी इनकी नियुक्ति को दलगत राजनीति से दूर रखा गया है।
यानी वह किसी व्यक्ति को अगर न्यायाधीश बनना है तो वह कानून का जानकार होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें उपाय, तो कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है उसमें दूसरा उपाय है कार्यकाल की सुरक्षा। यानी न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं, उन्हें समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। हाँ, अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन निर्धारित की गई है, यानी इनको हटाना आसान नहीं है। अगर हम तीसरा उपाय देखें तो वित्तीय निर्भरता नहीं, यानी न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं है। यानी न्यायपालिका के जो वेतन भत्ते हैं उनकी स्वीकृति के लिए विधायिका की आवश्यकता नहीं है, या विधायिका से उनको स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये वित्तीय रूप से विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है। अगर हम चौथा उपाय देखें तो आलोचना से मुक्ति। यानी न्यायाधीशों के जो कार्य हैं, उनके जो निर्णय हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की जा सकती। अगर न्यायपालिका किसी को अवमानना का दोषी पाती है तो उसे दंडित करने का अधिकार भी न्यायपालिका को है। संसद उनके आचरण पर तभी चर्चा कर सकती है जब उन्हें हटाने का जो प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव है, वो संसद में रखा हुआ हो या उस पर चर्चा हो रही हो, तो उस समय इनके ऊपर संसद चर्चा कर सकती है, वरना अन्य परिस्थिति में इन पर टिक्का टिप्पणी नहीं की जा सकती। यानी सीधी बात है, ये इन्हें अपनी आलोचना का डर नहीं है, क्योंकि इन्हें आलोचना से मुक्त रखा गया, यानी इनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। यानी ये उपाय किए गए हैं जिसकी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है। अब आपको पता है कि भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो विश्व के शक्तिशाली जो न्यायालय है उनमें से एक है। 1950 से लेकर अब तक न्यायालय ने कानूनों की, संविधान की व्याख्या, संविधान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। यानी जो अन्य संघीय देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है, सर्वोच्च न्यायालय अलग से, प्रांतीय न्यायालय अलग से होते हैं, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। यानी एक पिरामिड की संरचना है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है और फिर अधीनस्थ न्यायालय है। यानी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, एक पिरामिड व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है। यानी भारत में अपील का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। और जैसे हमने इतिहास वाले वीडियो में भी देखा था, तो जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने इतिहास वाले पार्ट में देखा था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया, और 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। और इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। यानी जो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया 1773 के एक्ट के प्रावधान के अनुसार, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और आगे जो हम इतिहास में 1935 के अधिनियम की चर्चा करेंगे, उसमें भी क्या है, जो 1935 का अधिनियम है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसकी जो अपील है वो लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। 1773 के एक्ट में प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट का, और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उसके जो मुख्य न्यायाधीश है पहले वो सर एलिजा इम्पे थे। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी अपील लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। और दिल्ली में स्थित जो संघीय न्यायालय था, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं वो मॉरिस गवेर थे। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेर थे। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए देखें कि जो हमारा वर्तमान उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। वर्तमान जो हमारा उच्चतम न्यायालय, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया वर्तमान उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इनकी जो नियुक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ये अपने पद पर 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे। और इनसे जुड़ा हुआ एक तथ्य ये भी है कि पद पर निधन होने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो भी हीरालाल जे कानिया हैं। यानी पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था, और ये पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। यानी वर्तमान उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया, और पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, इसलिए पद पर रहते हुए पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है। और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक, यानी अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय के गठन, न्याय क्षेत्र तथा प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में उच्चतम न्यायालय के गठन, न्याय क्षेत्र, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगर हम उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करें, उच्चतम न्यायालय का गठन, तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में, तो अनुच्छेद 124 खंड 1 के अनुसार 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी अनुच्छेद 124 खंड 1 के अनुसार 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी अनुच्छेद 124 में ये उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कुल 8 न्यायाधीश होंगे, 7 + 1 8। ठीक है। यानी 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ ये भी उल्लेख है तथा संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है। यानी अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 खंड 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कुल 8 न्यायाधीश होंगे। ठीक है। और यहाँ ये भी उल्लेख किया गया है कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। यानी अनुच्छेद 124 में तो न्यायाधीशों की संख्या 7 + 1 8 ही है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि की भी है। अगर हम देखें 1986 से लेकर 2009 तक अगर हम देखें तो 26 न्यायाधीश थे, यानी 1 + 25। और 2009 से 2019 तक अगर हम देखें तो 31 न्यायाधीश थे, यानी 1 + 30, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में आपको पता है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई थी, तो 34 न्यायाधीश हैं, यानी 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब हम आगे देखते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब देखें हम न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता या न्यायाधीशों की योग्यताएं, यानी न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 124 खंड 3 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी न्यायाधीश बनने के लिए पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी योग्यता है कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार
5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता यानी वकील रहा हो या है, या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अगर योग्यता देखें तो अनुच्छेद 124 खंड 3 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, विशेषज्ञ हो, या पारंगत विधिवेत्ता हो। ये योग्यताएं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए है। आज के पार्ट में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज हमने जाना कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, और भारत में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। फिर हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपे थे। फिर हमने देखा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, और 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसकी अपील लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस क्वेर थे। फिर हमने ये देखा कि भारत का जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय है इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकानिया थे। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है, इसके न्यायिक क्षेत्र, गठन, प्रक्रिया आदि का। फिर हमने देखा उच्चतम न्यायालय के गठन को कि भी अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 खंड 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तथा संसद समय समय पर या संसद को लगे तो कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, और की भी है। और फिर हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में जाना। अनुच्छेद 124 खंड 3 के अनुसार कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। उम्मीद है आपको आज जितनी चर्चा हमने की वो आपको समझ में आई होगी और पसंद में आई होगी। अगले पार्ट में फिर हम आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।